लड़की यामीन को ताड़ने में ऐसा कशिश को लगा। कशिश प्लीज यार कोई हल बताओ। किरण ने जंज होते कहा, अरे यार टेंशन क्यों ले रही हो, तुमने बहुत परफेक्ट बंदी से अपना राज फाश किया है, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी हर शादी तो दावत से ही होगी। मेरा मोबाइल दो। इसे तसल्ली देते मैं अपना मोबाइल लेती यामीन को फिल्म फोन मिलाने लगी। क्या कर रही हो, किसे कॉल कर रही हो? किरण को एकदम इसका कॉल करने पर झपको हुआ। वो सामने देखो, इन्हीं को। सामने यामीन की तरफ इशारा करते कहा। किरण की नजर पड़ी तो पूरी आंखें खुल गई। तुम पागल हो क्या? वो कोई जरूरी काम से आए होंगे और तुम इन्हें पहले फैमिली बाकी दुनिया बाद में। अभी हमें इनकी जरूरत है। कहते ही कॉल मिलाई। एक कॉल, दूसरी, तीसरी। कशिश को गुस्सा आ गया। वो कॉल नहीं उठा रहा था। अल्लाह जी, ये लड़की खुद भी पिटेगी, हमें भी पिटवाएगी। किरण डर रही थी। जब भी कशिश देख सकती थी मोबाइल इसके सामने टेबल पर है और लैपटॉप पर लगा है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉल आ रही है। सेक्रेटरी ने यामीन को कॉल की तरफ इशारा करते कहा। यामीन ने एक नजर मोबाइल। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉल आ रही है। सेक्रेटरी ने यामीन को कॉल की तरफ इशारा करते कहा। यामीन ने एक नजर मोबाइल पर डाली और इग्नोर कर दिया। अभी इसकी क्लाइंट से पहुंचना था। इकरा इसकी मीटिंग स्टार्ट होनी थी और इनके साथ वो यूं ही नोट्स नोट कर रहा था। कॉल दोबारा हुई, बार बार हुई। सोफिया सेक्रेटरी वो भी अलर्ट होने लगी। ना चारा यामीन था, वो डेट था कि कॉल पिक कर ली रही। क्या मुसीबत है? वो दमी आवाज में गुर्राया। बंदा कॉल पिक कर लेता है, कोई मसला भी हो जाता है। आगे से कशिश भी थोड़ा भड़की। क्या हो इसकी बात में? वो थोड़ा चुमका हो ना, थोड़ा मसला हो गया। साथ में किरण को आंख दिखाई और सर पकड़ के रहेगी। वो ना आइसक्रीम पार्लर है ना। आइसक्रीम पार्लर का नाम सुनते ही साथ में आवाज में मस्किनी में आ गई। हम ना वहाँ आइसक्रीम खाने आए थे, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ है, खो गया है। कौन, किसके साथ आई हो? यामीन की लहजा एकदम से परेशानी का नस्ल जमाया हुआ। समीर और किरण मजे से बताया, बस काम से। अब किरण ने सर टेबल पर टच कर, कहाँ है वो? और समीर इतनी लापरवाह कैसे कर सकता है? यामीन को गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। आप ही नहीं छोड़े, प्लीज मुझे पिक कर लेना, अब तो अंधेरा भी होने वाला है। कशिश ने मजीद डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। समीर को फोन किया, वो उठाते हुए बोला, क्या था? बिजी है इसका फोन, आप प्लीज फोन बंद कर दें और पिक कर लें, जल्दबाजी में कहा और ऑर्डर लगाया। ठीक है, अपनी लोकेशन बताओ, मैं पिक करता हूँ। नाजारा जमीन को वहां से उठकर कशिश की बताई हुई जगह पर पहुंचना पड़ा। मैं चली, तुम भी समीर के साथ चली जाना, और हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र न करो। मोबाइल साइड पर करती वो किरण के कान में घुसती कहकर बाहर चली गई। मेन गेट के पास पहुंची, जिसकी लोकेशन यामीन को दी थी। यामीन ने ऐसे गेट पर देखा तो गहरी सांस खारिज की और उसकी तरफ बढ़ा। हद होती है लापरवाही की, कहाँ है दोनों? पास आते ही गुस्से से पूछा। वो आप घर जाकर पूछ लेना ना। अभी आप मुझे घर ले चले, मजे से बनाती जमीन को जंच कर रही थी। अभी मेरी मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, टाइम देखते हैं। वो मुतफिरका हुआ। फिर आप गाड़ी में बैठ जाती हैं? वेट कर लेती हूँ। फौरन से हल पेश है। बिल्कुल नहीं, ये सेव नहीं है, मेरे साथ चलो। कुछ सोचते हुए कोशिश को लिए अंदर की जाना बढ़ गया। ये आज आप तिक्की मिर्च की 60 स्पीड कर रहे हैं, कशिश ने छूते ही फौरन कहा, जबकि सोफिया इसका मुंह देखने लगी। ये क्या कह रही है? मतलब जमीन को इसकी बात समझ न आई। मतलब समझाने का वक्त कहाँ है मेरे पास? अब देखे ना, कितनी देर से वो आपको बोल रही है। बेधड़क कहती वो सफीना के साथ यमीन को शर्मिंदा कर गई। कशिश, यहाँ बैठो आराम से। यामीन ने नजरों से अब चुप रहने की तनबीह की तो मुंह बनाती वहाँ बैठ गई। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको अपने होटल वालों पर एतबार नहीं, जो होटल से बाहर आके मीटिंग अटेंड करते हैं? थोड़े पर हाथ जमाए वो बहुत मासूम अंदाज में कहती। यामीन को अपने दिल के बहुत करीब लगी, जबकि सफिया आज पहली बार किसी यामीन के साथ ऐसे बेधड़क वार करते देख शद्दत सी रहेगी। और इस पर मजीद हैरानगी। यामीन खामोशी से सुनता जा रहा था। आप ना जल्दी से मीटिंग खत्म करें, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत नाजुक थी वो, यमीन को बच्चे ही लगी थी। थोड़ी देर में वहाँ एक और शख्स आया और यामीन से मुसाफा करता भर जमा हो गया। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और यामीन मुकम्मल इस शख्स के साथ बिजी था और तमाम दौरान कशिश की नजर यामीन पर ही टिकी थी। गाहे बगागा एक बुरी वो सफिया को कभी नवाज देती, जब पे वो पहली बदल कर रह जाती। वाइगा ऐसे बोलती जैसे यामीन ने कुछ कहा ना हो। वो कुछ कहकर अपनी शामिल नहीं बुलवाना चाहती थी। ओके मिस्टर केफ, सी यू टुमारो। उठते हुए यामीन ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। वाई नॉट, वो भी मुस्कुराया। एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर वेरी स्वीट लाइक बारबीज। वो शख्स जो मीटिंग के दौरान काफी दफा कशिश को नोट कर चुका था, रहा न गया, दौड़ते हुए इसे मुखातिब किया। नाइस टू मीट यू। इसने हाथ बढ़ा। कशिश ने हाथ थोड़ी पर ट्राई गर्दन टेढ़ी करके यमीन को देखा, जो एक टके से देखे जा रहा था। मुंह बनाती वो उठी और यमीन के पास पहुंची।
और ऐसे बाजू से पकड़ कर उठाया। अब चलें भी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बहुत मान और लाड से कहते वो हक जताते हुए यमीन से बोली। वो शख्स लब बीच कर रह गया, जबकि यमीन को अंदर से एक सुरूर सा उतरता महसूस हुआ और फौरन से बिस्तर उठा और वो शख्स मसनूई मुस्कुराहट के साथ जा चुका था। मिस सोफिया, आपको ऑफिस की तरफ गाड़ी आएगी, ले जाए, आप जा सकती हैं, और कल की मीटिंग का शेड्यूल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो संजीदा अंदाज में कहता कशिश के लिए लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। कशिश का इस पर सबके सामने इस्तेहाक जताना न जाने क्यों यमीन को बहुत सुकून दे रहा था। कुछ ही देर में वो गाड़ी में बैठे और कशिश तो बेइंतहा खुश थी और एक और बार मौका मिल गया था। हाँ, याद आया, आप ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कशिश फौरन जमीन की जानिब मुड़ी। वो बोलो इसकी तरफ देखे बगैर सीरियस अंदाज में कहा, आप दावर से कितना प्यार करते हैं? इस अचानक सवाल पर यमीन ने उलझी नजरों से देखा। क्या मतलब इस बात का? माथे पे बिल पड़े। देखिए ना, वो किसी से प्यार करते हैं, बल्कि वो खामोश मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी मम्मा की वजह से खामोशी ही में मोहब्बत की जा रहे हैं। तो क्या आप फर्ज नहीं बनता कि एक भाई होने के नाते इनकी मदद करें? इनसे प्यार को पाने में बहुत तनवीद के साथ बात को आगे बढ़ाया। और वो खामोश मोहब्बत कौन है? दिल में डर सा बैठा। ऑफ कोर्स अपनी कजन किरण। और कौन? वो चट से बोला। यमी ने गहरी सांस लेते रुख दूसरी जानब मोड़ दिया। ये इनका ऑफिस का मामला है, मैं ये क्या कर सकता हूँ? यमीन के लहजे में लापरवाही और कुछ हद तक अकताहट भी थी, जैसे कशिश ने साफ महसूस किया। आप ऐसे नहीं हट सकते पीछे, वो आपका भाई है। कशिश ने जोर दिया। कशिश, तुम इन सब से दूर रहो, ये इनकी आपस की बातें हैं, खुद सॉल्व करने लगेंगे, समझी? यमीन ने अब कितना बार डांट दिया तो वो फुलाके से दुखन लगी और देखते चलेगी। अब क्या है इसके यूं देखने से? वो इरिटेट हुआ। साफ साफ कहे ना, समीर मामा से डरते हैं इसलिए। समीरा मामा से डरते हैं इसलिए। शट अप कशिश, हर वक्त फजीलियात बोला करो। यमीन ने ना भेजे इसे डांट दिया तो वो फैलगी। कड़वा सच कड़वा होते हैं। देर से फिर जबान हिलाना ना बोली। यमीन ने इसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में अपनी स्याह रंग आंखें निकाली। इनमें इतना गुस्सा था कि लम्हे को कशिश भी समझी। नौकरी कैसी जा रही है बेटा? अब्दा बेगम ने इसे आज यूं खामोश देखा तो पूछ बैठी। ठीक, बल्कि बहुत अच्छी। वो चुमकी मुस्कुरा दी। आज मेरी बेटी बहुत चुप सी है। सब ठीक है ना? अब्दा बेगम को वो कुछ सही ना लगी। जी मामा, अब सब ठीक है। अब हुआ परेशान हो रही हैं। अब वो क्या बताती नहीं कि वो क्या जॉब करती है होटल में। यूं तो वहाँ किसी की जरूरत नहीं कोई बदतमीजी करने की, लेकिन एक वेट्रेस की जॉब से वो अंदर ही अंदर अपना सारा एतमाद खोती जा रही थी। इसने कभी सोचा न था कि एक दिन वजूद लोगों के सामने खाना पेश करेगी, और तब भी बहुत मुश्किल होता जब अंदर से इंसान टूटा हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो। लेकिन वो फिर भी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुई थी। कुछ भी नहीं भाभी, वो यूं ही। आलिया बेगम ने डाला जा, साथ में जवेरिया को चुप रहने का इशारा किया। यूं ही देखो आलिया, यमीन की भी माँ हूँ, मुझे भी दुख होता है इसके लिए। मैं कहती हूँ कल करते हैं, वो आज शादी कर ले, मुझे तो खुशी होगी ना। सवेरा बेगम की आंखों में दुख के आंसू लाते कहा। आलिया बेगम कुछ न बोली। इन्हें देखे ना, यमीन का क्या हो गया है? वो दावर का भी होगा ना। और मेरी बहन कितना मेरे पीछे पड़े कि आओ आओ, ये बात पक्की कर लो। अब दावर जैसा पढ़ा लिखा इन्हें कहाँ मिलता? जी जी, बजा फरमाया आपने। और जिस दिन वो दावर की बारात जाएगी, पता चल जाएगा आपकी भांजी भी आपकी भतीजी की तरह। भाभी जवेरिया, आलिया बेगम ने टोका। सवेरे बीबी का मुंह इंतहाई खराब हुआ। जाओ देखो, हसन रो रहा होगा। आलिया बेगम ने इसे वहां से हटाया तो वो मुंह बनाती उठ गई। आजकल बच्चों की जुबानें बहुत खुल गई हैं, सवेरा बीबी ने दान कचाते हुए कहा। आप आई न, खड़ी क्यों है? बात को टालना चाहा। माना कि अलीजे का यूं शादी वाले रोज घर छोड़ जाना सही नहीं था, लेकिन इन सब में मेरी बाई का क्या कसूर? वो तो यामीन से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए अपनी बेटी दी। और वो कहाँ चली कोई नहीं जानता। आंखें नीम थी। 3 साल होने को आए हैं, ना कोई बोलता है और ना ही कोई बोलने देता है। साहत अंदाज में कहती वो आलिया बेगम को घूरती चलेगी। आलिया बेगम में हाथ गहरी सांस खारिज करती रहेगी। बाकी कोई नहीं जानता था। एक दिन पहले मेहंदी की रात निकाह हुआ, अगले दिन बारात, और स्थिति थी कि अचानक खबर मिली कि अलीज़ी घर छोड़कर कहीं चली गई है। बारात में वहीं रुकी, सब कुछ वहीं रह गया, और यामीन आज भी वहाँ खड़ा है जहाँ 3 साल पहले खड़ा था। ना वो जिंदगी में आगे बढ़ा, ना पलट के देखा, ना शिकवा किया, ना कोई शिकायत की। बस एक चुप का हौल था जो खुद पर लिपट लिया। इसके अंदर कितने राज दफन थे ये सिर्फ वही जानता था, और इसका अल्लाह जानता था। यामीन सिकंदर न ही किसी से डरता और ना ही कभी किसी से डराएगा, इसलिए मेरे साथ जबान चलाने से पहले सोच समझ के लिया करो। गहरी काली
आंखों को नीली काई सी आंखों में डाले वो डरा भी रहा था और धमका भी था। झटके से हाथ छोड़ता वो रुख फेर गया था। कुछ पल खामोशी छाई रही कि यामीन को अपने कानों के पास इसकी सांसों की महक महसूस हुई। यामीन ने सख्ती से आंखें मूंद ली। अगर आपने मुझे दोबारा डांटा तो बाद में मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं देना, पक्का वाला नाराज हो जाना है। मुझे धीमे 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 कहती इसके लब यामीन के कान की लू को छू रहे थे और यामीन के दिल की दुनिया को हिला कर रख दिया। वो खामोशी से पीछे हट गई थी, लेकिन शहर वो यामीन के कान में फूंक गई थी जिससे निकलने के पास बात नहीं थी। इसके शहर में झगड़ा हुआ था जबकि वो मुंह फेरे बैठी गाड़ी से बाहर देख रही थी। 15 दिन बाद क्या था वो जानता था। कशिश की 18वीं सालगिरह थी और जैसे वो बहुत धूमधाम से मनाया करती थी। सबसे नाज नखरों से वो गिफ्ट्स भी लेती थी और इस बार तो यामीन पे अच्छी खासी ठोस जमा रही थी। गाड़ी घर के पोर्च में दाखिल हुई। देखिए, मुझे पता है आप मुझसे गुस्से हैं बहुत, लेकिन प्लीज दो प्यार करने वालों को मिलवा दें। वो दुआएं देंगे और अल्लाह भी तो खुश होता है प्यार करने वालों को आपस में मिलाने से। तो आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं। आंखें चमकाते हुए बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी। यामीन खामोश रहा तो वो भी खामोशी से उतर गई। आंधी भी जाना पड़ी तो सामने टेबल पर सब डिनर में बिजी थे। ये वक्त है घर आने का। सवेरा बेगम ने वहां रोका तो सबकी नजरें इस पर उठी। किसके साथ आई हो? हयात साहब को भी इसका इस वक्त आना खटका। समीर और किरण ने डलकर एक दूसरे पर देखा। मेरे साथ आई है। अंदर आते यामीन ने फौरन के जूतों से कहा दिया। सवेरा, हाँ। सवेरा बेगम के माथे पर तेवर चढ़ा ली और खा जाने वाली नजरों से कशिश को देखा। ये आपके साथ क्या कर रही थी? हयात साहब के माथे पर भी शक्ने नवदार हुई। आपको इसके बारे में के साथ होने पर कोई इतराज है? आपको मेरे साथ इसके होने पर कोई इतराज है क्या? आगे यमीन था। इसने सख्त नागवारी से देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं यमीन, आप जानते हैं क्या वक्त हो गया है, इसलिए कहा है छोड़ें, आप आ जाएं, खाना खा लें। यार साहब ने बात खत्म करते यमीन को खाने की टेबल पर बुलाया। मैं खाना खा चुका हूँ, अलबत्ता कशिश ने नहीं खाया। एक्सक्यूज मी। और देर से कहता चलता कशिश के पास से आया। खाना खा लो, साथ ही आगे बढ़ गया। इसके लहजे में जो अपनाई थी कशिश से छुपी ना रही। बेहतियात दिल भर आया और खामोशी से टेबल पर जा बैठी। खामोशी से खाना खाया और उठ अपने रूम में चली गई। थोड़ी दिल भर से फिर से दुखी हो गया। किसने एहसास नहीं किया इसकी भूख का? और दादाजी नहीं थे ना। लेकिन आज किस तरह यमीन ने इसके ख्याल किया और इसकी खातर बोल पड़ा। बेहतर इसके लब मुस्कुराए। वो खुद भी नहीं जानती थी ना ये सब क्या था। झूठ बोला था? समीर ने आते ही दावा बोल दिया। समीरा ने आते ही दावा बोल दिया। क्या झूठ बोला? कशिश हैरान हुई। यामीन बाई से अच्छी हंसी डांट के आए हों। इन्होंने साथी से मना किए है कि आइंदा तुम्हें लेकर कहीं न जाऊं। और नाराजगी से वहीं मुंह फुलाकर बैठ गया। कशिश के बेख्तियार गाल फूले और मुस्कुराहट में डिले। इसकी नीली काई सी आंखों में मुस्कुराने लगी। देखो, मैंने बताने वाली थी इनको, लेकिन फिर सोचा नहीं कि काम में तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए। इतने में किरण अंदर दाखिल हुई। क्या मतलब? कौन सा नेकी काम? अरे भाई, जब प्यार करने वालों को आपस में मिलवाया जाए तो नेकी का काम कहलाता है। कशिश ने इसकी कम अक्ली पर मातम किया। एक्सक्यूज मी, कौन प्यार करने वाला? समीर ने इसी अंदाज में पूछा तो कशिश को ब्रेक लगी। किरण को देखा जिससे सख्त गुस्से में बदल गई थी। फौरन नजरें फेरी। देखो, मैंने सोचा शहीदों की फरसमत में तुम्हारा नाम भी होना चाहिए। आखिर भाई हो जो हो तुम, तुम्हारा ही कोई न कोई किरदार होना चाहिए ना। कशिश ने मुंह बनाकर किरण को देखा। अपनी बात जारी रखी। पहेलियां मत बुझाओ, प्यार वाली बात बताओ। समीर कहाँ टलने वाला था। एक नजर किरण को देखा जिसने नफी में सर लाया। कशिश ने कंधे उछलाकर बेचारगी से देखा। किरण और दावर की खामोश मोहब्बत आंखें बिन कहे फौरन में बदल गई। अल्लाह जी, कैसी दुश्मनी कजन मिली। किरण ने वह दहाई दी। समीर की नजर किरण पर उठी तो किरण की नजरें झुक गई। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। समीर सोचते हुए बोला। जानी, खामोश मोहब्बतें ड्राई फ्रूट से लुत्फ अंदोज होती है। कशिश फुल फॉर्म में थी और मजे से सारी बात इसे बताने लगी। कभी वो सोच में पड़ जाता तो कभी गर्दन को किरण को घुर्री से नवाता। सवेरा, मम्मी कभी इनको एक नहीं होने देंगी। सवेरे को दुख हुआ। वी नो डेट। इसलिए तो यामीन सिकंदर का सहारा लिया। कशिश ने फौर से अपनी कारकर्दगी बताई। ओह गॉड, यामीन भाई क्या कर लेंगे? आगे वो चिड़े बैठे हैं इनसे, बल्कि डसे हुए हैं इनके। समीर को यामीन के लिए अलग दुख था और इसीलिए वो दावर की मदद जरूर करेंगे। आई नो। हम बादाम बादाम मुंह में डालते वो जोश से बोली। किरण मुंह बनाए इन्हें देखती रही। हम चल देखते हैं, समीर ने उठते हुए कहा और हल्की सी चित
بین کو لگاتے وہاں سے چلا گیا۔ کرن کی جھکی نظروں نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کشش سمیر سے تو نہ کہتی تمیز لہجے میں منائی، یار بھائی ہے وہ تمہارا، وہ دیکھو وہ بھی خوش ہے، مطلب اس کا ووٹ بھی تمہارے حق میں ہے، لیکن جس کا ہونا چاہیے ان کا نہیں ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ سب اچھا کرے گا، وہ پھر ہر چیز پر قادر ہے۔ کشش نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تو وہ لب بیچے اسباب میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اتنا سب ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں۔ آفس میں بیٹھا یمین کشش کی باتیں میں سوچ رہا تھا۔ کل جو اس نے کہا تھا اس پر وہ ہزاروں بار غور کر چکا تھا، لیکن دل تھا کہ وہ ہم بات تھا، جبکہ دماغ ایک ہی بات کہتا تھا، سویرا مما کبھی یہ نہیں ہونے دیں گی، مجھے داور سے بات کرنی ہوگی، اور اگر وہ کرن کے بارے میں سیریس ہے تو اسے کوئی مثبت اسٹیپ لینا پڑے گا۔ ایک فیصلہ لیتے وہ اٹھے اور آتے ہی مطمئن ہوا۔ آتے میں حاذق اندر آیا اور دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے۔ ہم یہ رہے ہیں التاج ہوٹل برانچ 4 کی ڈیٹیلز۔ ایک فائل یمین کو دکھائی اور وہ چیکنگ میں بزی ہو گیا۔ حاذق میرا خیال ہے جیسے باقی برانچز میں فیمیل ویٹرز نہیں ہیں، اسی طرح یہاں بھی ختم کر دیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ رائے لے لی۔ تقریباً 6 لڑکی ہیں، حال ہی میں ایک لڑکی چھوڑ کر گئی ہے اور اس کی جگہ نیو ویٹرز اپلائی ہوئی ہے۔ اس کی ڈیٹیل اسی میں ہے، لیکن اگر ان کی جاب ختم کرنی ہے تو ان کی جگہ نیٹ کرنا پڑے گا پھر ہم، لیکن ان کو بگا نہیں سکتے۔ جو بھی ہے ہر کوئی اپنا رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہ لڑکیاں بھی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت یہاں جاب کر رہی ہیں۔ ایک کام کرو، کوئی سوئی تو ہی آگے ہو کر بیٹھتے ہو کیا؟ ان سب لڑکیوں کی ڈیٹیلز ان کی سی وی کے ساتھ چیک کرو، ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے انہیں کہیں اور ایڈجسٹ کر دو، کم از کم ایک ایسا پیشہ جو لڑکیوں کے معیار کے مطابق ہو، جن میں ان کی سیلف ریسپیکشن کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یمین کے دل کی بات جان کر حاذق اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس کے دل میں یمین کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ جو حکم میرا بوس، حاذق مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے بولا۔ جتنا یمین خود خوبصورت تھا، اس کا دل اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اور یہ بات ایک دوست ہونے کے ناطے حاذق بہت اچھے سے جانتا تھا۔ آج کا دن بہت بور گزرا۔ آج مسز جہانگیر آئی نہیں تھی تو کشش جلدی فری ہو کے گھر آئی اور آتے ہی سویرا مما سے ٹکرا ہو گیا۔ وہ کچھ کہتی کہ دادا جی کی آواز سنتے اندر کی جانب بھاگی اور سامنے دادا جی کو دیکھ کر پھولے نہ سمائی، بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ میرا پتر آ گیا، بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتے انہیں بھی قرار آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میرا پتر رو رہا ہے۔ انہوں نے کشش کی بھیگی پلکیں دیکھی تو تڑپ ہی گئے۔ آپ بہت بے وفا ہیں، بھلا اتنے دل لگاتے ہیں کوئی اپنی جان کو چھوڑ کے، کتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ کشش نے آنکھیں پوچھتے شکوہ کیا، اوہ میرا بچہ۔ دادا جی نے پھر سے اسے ساتھ لے گا۔ آپ جاؤں گا نا تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ دادا جی اسے خوش کرنے کو کہا تو وہ واقعی خوش ہوگی۔ سچی دادا، یو آر دا بیسٹ دادا جی ان دا ورلڈ، لو یو سو مچ۔ دادا جی کو حق کرتے وہ بالکل بچوں کی طرح ان سے لاڈ اٹھواتی تھی ہمیشہ۔ میں بس ابھی فریش ہو کے آئی، پھر آپ سے ڈھیروں باتیں کروں گی۔ اٹھتے ہوئے ہوشاش سی چہکی تو دادا جی اس کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر جی اٹھے۔ حاذق نے تمام ڈیلز نکلوا دی تھی اور یمین کو کہا کہ آج ہی نمٹانا چاہیے۔ ان فائلز میں سب کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا کہ ایک فائل پر نظر رک سی گی، ہاں کوئی اور نہیں، عنایت ہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے بار بار دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن ہر بار وہی عنایت، اس کی عنایت جو اسے بیچ راستے چھوڑ گئی تھی۔ ہاں وہ اچانک اس کی زندگی میں آئی اور اچانک ہی کہاں چلی گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت ڈھونڈا اس نے لیکن وہ نہیں ملی۔ ابھی وہ بھی سوچوں میں گم تھا کہ باہر سے کوئی شور کی آواز آئی۔ وہ آج کافی دن بعد اس برانچ میں آیا تھا۔ اگر گراؤنڈ فلور آفس میں بیٹھنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا تو پردہ ہٹا تو سامنے کسی کسٹمر کے ساتھ وہ نظر آئی۔ حاذق کے دل کی ایک پیٹ مس ہوئی۔ بہت سے حساب اس سے باقی تھے لیکن محبت اب بھی اپنی جگہ پہ تھی۔ کیا ہوا عرفہ، رو کیوں رہی ہو؟ عنایت نے ایک ویٹرس کو روتا واپس آتا دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ وہ سامنے ٹیبل پر جو لڑکے ہیں بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ عنایت نے ان کی طرف دیکھتے غصے سے کہا، مجھے ٹچ کیا۔ وہ باقاعدہ رو دی۔ عنایت نے غصے سے لب ویچے۔ ویٹر کے ابھی بھی شور و غل میں مصروف تھے۔ اے ویٹرس کم رہے اسی بدتمیزی کے ساتھ پھر جواب دیا۔ عنایت عرفہ جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اسٹاپ، میں جاتی ہوں۔ عنایت نے دانت پیسے، لیکن وہ بدتمیزی کریں گے۔ عنایت تم نے کچھ کہا تو نوکری سے چلی جائے گی۔ ایک اور لڑکی نے ڈرتے ہوئے روکا۔ عنایت نے اسے گھورا، کیا ہم غریب
لڑکیاں تو ہماری کوئی عزت نہیں، خود کو پلیٹ میں سجا کر پیش کر دیں۔ ان لفظوں کو غصے سے نایا شیخ کا چہرہ لال ہو گیا، لیکن عرفہ نے بھی روکنا چاہا۔ ویٹ انہیں وہ کھڑا کیے وہ ان لڑکوں تک آئی، جو تعداد میں 4 تھے۔ یس سر، می آئی ہیلپ یو، بہت احترام سے کہا، لیکن لہجے کی سختی پہ روک نہ پائی۔ ہاں تم ابھی آ سکتی ہو، تم بھی کم خوبصورت نہیں، کہتے ہی اس نے کہ ہلکایا، شاید یہ عنایت شیخ کے کندھے کو ٹچ کیا۔ وہاں عنایت شیخ کا صبر ٹوٹا اور پاس پئی ٹیبل جو جوس کی گلاس اٹھائے اور سارا جوس اس کے منہ پر اچھا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تیری اتنی ہمت، لڑکا تو غصے سے اٹھا۔ عنایت شیخ نے اسے کوئی موقع نہ دیے بغیر زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ الٹا ہوا جا گرا۔ اس کے باقی دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شدید جذبات کی وجہ سے عنایت شیخ کچھ بول نہ پائی۔ تقریباً سبھی عملہ اکٹھا ہو گیا۔ تو جانتی ہے تو نے کسے دھکیل دیا؟ تیری تو خبردار، جو ایک قدم یا گھبراہے ہوئے نہا اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جا سکے گی۔ حاضر کے غصے سے بڑی آواز سنتے ہی سبھی وہاں تھمے، جبکہ عنایت شیخ تو اگلا سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ پلٹا تو دور کی وہ وقت وہاں سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ وہ آواز تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اپنے قدموں میں چل کے نہیں جا سکے گی، سرد آواز میں کہتا وہ عنایت شیخ اور اس لڑکے کے بیچ میں جا کھڑا ہوا۔ عنایت شیخ کی نظر اس کی چوڑی کمر پر تھی۔ دھوپ میں ایک گھنی چھاؤں کا احساس سجاتا۔ جانتے ہو، ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ بھڑکا تھا۔ حاضر کے پیچھے دیوار بن گیا تھا۔ شریف ہونے کے باوجود میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میرے عملے کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرے۔ کمر پہ ہاتھ باندھے پرسکون لیکن سخت لہجے میں کہا، سیکورٹی۔ حاضر نے اونچی آواز میں کہا تو ایک لمحے میں 3 سیکورٹی مین وہاں پہنچ گئے۔ ان کو باعزت طریقے سے باہر چھوڑاؤ۔ آواز میں رعب واضح تھا۔ دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ بکارتا باہر نکلا۔ ان کے جانے کے بعد حاضر عنایت شیخ کی طرف پلٹا۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے پر اٹھی۔ ایک کی نظر میں ڈر تھا تو دوسری کی نظر میں ڈر تھا۔ گلفام، فیمیل اسٹاف کا حساب کتاب کلیئر کے لیے میرے آفس بھیجو۔ ایک کڑی نظر عنایت شیخ پر ڈالتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کہیں بھولا بسرا ایک آنسو گال پر لگ گیا۔ دیکھا، منع کیا تھا نا، کچھ نہ کہو، سب کی نوکری چلے گی، ایک لڑکی نے ناگواری سے کہا۔ عنایت شیخ کا سر جھکا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ یونیفارم چینج کرتے ہوئے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح وہ باقی سب کی جاب بحال کروا دے، بھلے اسے نوکری سے نکال دیں۔ یہی سوچتے ہوئے باہر آئی۔ مس عنایت شیخ سر، آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ عنایت شیخ کے دل کی دھڑکن میں اشتعال برپا ہوا، لیکن ہمت کرتی حاضر کے آفس میں انٹر ہوئی۔ وہ سامنے چیئر پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، چہرے کو ہاتھوں کی مٹھی میں ٹکائے کسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی ورثہ جگائے اندر داخل ہوئی۔ مس عنایت شیخ سر، حاضر کچھ کہتا کہ عنایت شیخ بول دی۔ سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتی، نظریں گھاٹی گراتی حاضر کو حیران کر رہی تھی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ سزا مجھے ہی ملے، میری وجہ سے باقی اسٹاف کی جاب سے نہ نکالیں۔ کہنے کے ساتھ ہی امید بھری نظروں سے حاضر کو دیکھا۔ کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو؟ آپ کی یہ غلطی کیا؟ حاضر، جو اسے اچھی خبر ہی سنانے والا تھا، اس کی اس بات پر ایک بات مل گئی۔ مجھے جاب سے نکال سکتے ہیں۔ لہجہ مضبوط تھا، ان کی آواز زرزش خاموش۔ حاضر بآسانی سن سکتا تھا۔ یہ وہ تو نہیں تھی پر اعتماد سی عنایت شیخ، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ 8 ماہ میں وہ کتنا بدل گئی تھی، حاضر سوچ کر ہی رہ گیا۔ گہری سانسیں خارج کرتے وہ اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ بالکل سامنے کھڑا ہوا عنایت شیخ کی سانسوں کا آتش محسوس کرتا تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری غلطی کی تمہیں ایسی سزا دوں کہ دوبارہ پھر سے غلطی نہ دہرا سکو۔ اس کے الفاظ عنایت شیخ کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا نزدیک ہو کے بھی وہ بہت دور تھا۔ پاس وہ آ نہیں سکتا تھا، قریب وہ جا نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں کی نیمی حاضر کے پتھرے دل کو کمزور کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے صحن میں جگرتا فوراً پیچھے ہٹا۔ مس عنایت شیخ، وہ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کو نہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، نہ ان کی غلطیوں کو۔ لاپرواہی سے کہتا وہ اپنی سیٹ کی جانب بڑھا۔ ویٹرس کی جاب کو ہم اس ہوٹل سے ختم کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی یہاں موجود ہیں لڑکیاں، ان سب کو باقی برانچ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اور رہی آپ کی بات مس عنایت شیخ، آپ کی آج سے جاب یہ ہوگی کہ آپ میری پرسنل سیکورٹی کا کام سر انجام دیں گی۔ حاضر نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے چہرے کو فوکس کرتے اپنی بات مکمل کی۔ عنایت شیخ کا سر جھکا لیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خوش ہو ویٹرس کی جاب سے جان چھوٹنے پر یا حاضر کے ہر بار ساتھ بار ہونے پر، اتنے حال پر رحم کھائے۔ دادا جی نے
दादा जी मैं जीत गई। कशिश की खुशी से भरपूर आवाज पर वो दादाजी मुस्कुरा दिए। शतर की बाजी हमेशा ही इससे हार जाया करते थे। मेरा बच्चा खुश हो गया, बहुत ज्यादा। वहीं परागा कहती वो दादा को अपनी चिड़िया लगी थी। दादाजी आपको याद है आज से 15 दिन बाद क्या है? पास बैठे लाडो अंदाज में वो पूछी तो वो हंस दिए। जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छी तरह याद है। दादाजी ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। मेरा गिफ्ट मैं अपनी मर्जी से लूंगी। बहुत नजरे नखरे और मानसी कहा। जी मेरा बच्चा कहेगा मिल जाएगा और कुछ। दादाजी इसके चेहरे की मुस्कुराहट को वापस आता देखा। याहू मेरे सबसे अच्छा दादाजी, आपको पता है आप होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली नहीं, आप हैं मेरा सब कुछ। इसकी आंखें जमघुमला गई। मेरा बच्चा कभी उदास नहीं होना। मैं अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट देख कर ही जीता हूँ। दादाजी ने इसके माथे पर बोल दिया। दादी दी थोड़ा सा प्यार हमें भी लिए भी बचा ले। समीर ने आते मस्कीनी शक्कर बनाते कहा तो कोशिश ने घूट दिखाया। तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे घर की रौनक। तुम सबको देख के ही तो जीते हो, बल्कि खुद को जवान महसूस करता हूँ। दादाजी कहते हुए समीर को प्यार से देखा तो वो भी हंस दिया। भाई आपकी हर बात सही है, लेकिन मम्मा को जानते हैं ना आप, वो कभी नहीं होने देगी ये रिश्ता, बल्कि उल्टा फसाद खड़ा कर देंगी। एक दावर इस वक्त जमीन के ऑफिस में बैठा। मीन ने इसे सारी बात करने के बाद स्टैंड लेने को कहा। दावर ये कोई बात ना हुई। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो किसी को मोहब्बत देख के इसे आस नहीं दिलानी चाहिए। किरण मेरे लिए बहन है, मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि इसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो। यामीन ने बिना किसी लगी लिपट के दावत से बात की। भाई किरण मेरे लिए भी बहुत अहम है और मैं नहीं चाहता कि वो मम्मा की किसी बात का निशाना बने। आप बताएं मैं क्या करूं? दावा ने गहरी सांस खारिज करते हुए यामीन से मदद करने का कहा। यामीन सहते हुए से देखने लगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरा पहला मशवरा यही है कि घर वालों से बात करो और अपने फैसले से इन्हें आगाह करो। अगर कोई मसला क्रिएट होता है तो सेकंड ऑप्शन भी है, लेकिन मेरी बात एक एक याद रखना। अगर हर बार ये फैसला कर लिया कि अपनी मोहब्बत को अपनाना है तो पीछे नहीं हटना। बाकी रब तुम्हारे साथ देगा। यामीन ने इसे हौसला दिया तो वो इस बात में सर हिलाता मुस्कुराता दिया। अनायश ये घर आ चुकी थी। बात बात पे उसकी आंखों में आज पानी जमा होता जा रहा था। किचन में काम करते वो 2 बार चेहरा दे चुकी थी। 8 माह बाद वो आज यूं टकर जाएगा, इससे क्या खबर थी? देखो बेहतर होगा तुम हादे की जिंदगी से निकल जाओ। तुमने ऐसा नहीं किया तो 2 घर बर्बाद हो जाएंगे, इसकी बहन का भी और इसका अपना भी। तुम जाती हो ना, जब वट्टा सट्टा हो तो एक दूसरे के साथ घर खराब होता है। वो बहुत विस्तार से नायब शेख को समझा रही थी और नायब शेख का दिल किस तरह टूट कर बिखरा रहा था ये वही जानती थी। आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी की जिंदगी से निकल जाऊंगी। अनाया शेर ने खड़े होते मजबूत लहजे में कहा, जबकि वो अंदर से कितना टूट चुकी थी वो जाहिर नहीं किया। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत अजीज, उम्मीद करती हूँ हादिक से इस बात का जिक्र नहीं करोगी। आखिर में भी उन्होंने अपनी ही मतलब की बात करके अनाया शेर को चुप ही करा दिया। वो जिस टिटे दिल से वहां से घर पहुंची थी ये वही जानती थी। अनाया शेर बेटा क्या हो गया है? अब्दा बेगम ने दूध को बोलता चूल्हे पर गिरता देखा तो चूल्हा बंद करते ख्यालों की दुनिया से खोई अनायशे को चमकाया। और मुझे पता ही नहीं चला। अनायशे शर्मिंदा हुई। बेटा कोई बात है, परेशान कर रही है क्या? आपदा बेगम ने प्यार से देखा। नहीं अम्मी कुछ भी नहीं। आप क्यों आ गए किचन में? चने में चाय लेकर आती हूँ। अनायशे खुद को संभाल चुकी थी। अब्दा बेगम को लेकर बाहर आई। बेटा खुश खुश रहा करो, तुम उदास होती है तो मेरा दिल भी उदास होता है। अरे अम्मी आप ना उदास हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। वह हंसती मुस्कुराती माँ को बातों में लगा चुकी थी। जब का दिल आज भी इसी तरह से हमकता था जैसे वो पा ना सकती थी। बस बहुत हो गया, हर बात की हद होती है। इस दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया था कि तुम अपनी मर्जी करती फिरो। हयात साहब और दावर की बात सुनकर भड़क ही तो गए थे। साथ में बेटी सवेरा बेगम भी सख्त गुस्से में थी। बाबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दावर में बस हुआ। यू नीड टू अंडरस्टैंड मी। तुम्हारा रिश्ता हो गया है, तुम्हारा हाल है कि वो मैं किसी किस्म की कोई इतराज नहीं सुनूंगा। हाथ उठाकर वान के बाबा मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। दावर भी साथ ले जाए बोला, तुम मुझसे अब जबान लड़ाओगे? हयात साहब चारहाना अंदाज में आगे बढ़े। नहीं बाबा, सब कुछ कर सकता हूँ, आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि दरबस्तार किसी सूरत नहीं होगा। दावर के ठंडा लहजे में छुपा बागीपन हयात साहब अच्छे से महसूस कर चुके थे। दावर अपनी कही जा चुका था। गलती इसकी नहीं है, आपकी भाभी साहिबा की है, जिन्होंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी की कि घर के लड़कों को फंसाई। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बहन के घर ही रिश्ता जोड़ूंगी। अच्छा और दावर इसको क्यों सुनाओगी? हयात साहब गुस्सा जब्त करते बोले।
ہم اس کا بھی کچھ سوچ لیں گے، کیسے لائن پر لانا ہے۔ اپنی خرافاتی دماغ میں پلان ترتیب دیا، فیاض صاحب کو بھی چمکا دیا۔ آئے کیسے ہیں آپ؟ یمین روم میں داخل ہوتے ہوئے وہ بھی پیچھے پیچھے آئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب یمین نے اسے آتا دیکھ کر گہرا سانس خارج کرتی پوچھا۔ آپ نے میرا کام کیا؟ بہت مان سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا تمہارا کام کروں۔ اسی انداز میں سوال کیا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ نورب اٹھے پن سے کہا، کشش میری آخری بار کہہ رہا ہوں، اس معاملے سے دور رہو۔ یمین نے اسے تنبیہ کیا اور تھکے ہوئے انداز میں صفحے پر جمع ہوا۔ آپ نہ مشورہ نہ دیں، میرا کام کریں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے پاس صفحے پر تکتے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ دھیرے دھیرے اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ جتنا وہ اس سے دور ہوتا وہ اتنا ہی قریب آتی تھی۔ ابھی جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ رخ موڑتے وہ صفحے سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ جی نہیں، آپ میری مدد کریں گے، لازمی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور یہاں لمحہ یمین کو بے بس کر گیا۔ کشش ابھی جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی سر میں درد ہے۔ اس نے معصوم اور حسین سراپے سے بمشکل نظر ہٹاتے وہ آنکھیں پھر سے موند کر واپس ٹیک لگا دیے۔ اسی نساں میں اسے اپنے سر پہ اس کے محملی ہاتھوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے پیچھے ہوا۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ دبا رہی ہوں۔ مزے سے کہتی وہ معصومیت کی انتہا پہ تھی۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، میں آرام کروں گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل کی ہوتی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ نظریں چراتا وہ ہاتھ سے اٹھا۔ پھر وعدہ آپ کریں گے نا مدد؟ وہ بھی سامنے اس کا صبر آزماتی پھر سے امتحان بنی کھڑی تھی۔ ہاں، سوچوں گا۔ بنا اس کی طرف دیکھے حامی بڑی تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے چہکی۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ وہ یمین کا ہاتھ بولی۔ اس کا یہی قریبانہ ہاتھ پکڑنا یمین کو جذبوں کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ کب کی اپنی کہی جا چکی تھی، جبکہ یمین اپنے ہاتھ اور ماتھے کو چھوتا ابھی تک اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔